चलिए बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए सेमेस्टर 2 का कॉस्टिंग में द ओनली थ्योरी चैप्टर इज दिस। ये एकमात्र ऐसा चैप्टर जो प्योर थ्योरी है, मतलब इसमें सम्स नहीं है, इस चैप्टर से थ्योरी आएगा। बात समझे ना, ये थ्योरी चैप्टर है। देखिए पहला चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। तो अब हम लोग एक चैप्टर और पढ़ेंगे, हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग किसको बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या मतलब है, वो सब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। तो भाई कॉस्टिंग का मतलब क्या है, तो कॉस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट। कॉस्टिंग एक प्रोसेस है जहां पर आप क्या निकालते हो, कॉस्ट। तो कॉस्ट निकालने का जो प्रोसेस है, खर्चा निकालने का जो प्रोसेस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग इज द प्रोसेस, कॉस्टिंग इज द टू कैलकुलेट द कॉस्ट। कॉस्ट निकालने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, वो कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग इज द टेक्निक, कॉस्टिंग इज द मेथड टू कैलकुलेट द कॉस्ट। देखो क्या है ना, पूरा चैप्टर आपको हम पढ़ा दे रहे, सुन के समझ के एक बार रीडिंग मारोगे, आगे एग्जाम में बढ़ जाओगे। क्या है ये एमसी थ्योरी है ना, जितना समझोगे उतना बना के लिख पाओगे, बस समझे। तो बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट इज कॉस्टिंग, तो कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट। कॉस्ट निकालने का जो टेक्निक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं बताइए, कॉस्टिंग। अब कॉस्टिंग का अपना कुछ नीड है, पर्पस है, आप देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, सब मैनुअल नोट्स है। मैनुअल नोट्स मतलब एकदम जैसे हम लोग नॉर्मली क्लास का नोट्स है वैसे बनाया है, ओन लैंग्वेज में, तो आपको समझने में भी सुविधा होगा, बुक से कॉपीड नहीं है। तो देखो ऑब्जेक्टिव, नीड, पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हो गया भाई, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। सब सिंपल हो गया, रटने आ गया। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा ब्रांच ऑफ स्टडी है जो रिलेटेड है किससे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड जो अकाउंटिंग है, जो ब्रांच ऑफ अकाउंट्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो कॉस्ट अकाउंटिंग। सिंपल है। क्या मिलेगा सर ये सब पढ़ के, को अगर पूछेगा आपको कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव, कॉस्टिंग का नीड, कॉस्टिंग का पर्पस, या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट अकाउंटिंग का नीड, कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस, नीड, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, इंपॉर्टेंस, एडवांटेज, कुछ भी पूछेगा ही लिखोगे, एकदम चिपका दोगे ये वाला आंसर। देखो कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या क्या आंसर है भाई। सबसे पहले कि कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग क्यों पढ़ते हैं इतने दिन से, जो आप सम्स की उससे क्या देखे आप, कि हम लोग खर्चा निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे, ये पहला पॉइंट यही हो गया। देखिए एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। आप बताइए कोई भी सामान का सेलिंग प्राइस तब तक आप नहीं निकाल सकते जब तक आपको क्या पता नहीं हो, बताइए। यस, यू कांट कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट अनलेस और अंटिल यू नो अबाउट द कॉस्ट। आप प्राइस तब तक नहीं कैलकुलेट कर सकते जब तक आपको क्या पता नहीं है, कॉस्ट पता नहीं है। तो कॉस्ट निकालने के लिए कहां जाना होगा भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट निकालने के लिए क्या पढ़ना होगा, तो कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट निकालने के लिए कौन सा सब्जेक्ट टच करना होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। सब एक्सप्लेन किया हुआ आपका। तीसरा है सबमिशन ऑफ कोटेशन एंड टेंडर्स। कोटेशन देना है। कोटेशन समझते हो, जैसे आप लोग कभी घर में शादी ब्याह भी होता है तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि कितना कितना लेगा, एक बार पूछ के आओ। कोटेशन का मतलब होता है गिविंग द पॉसिबल प्राइस। पॉसिबल प्राइस, जैसे कोई सामान हम खरीदेंगे तो उसका पॉसिबल प्राइसेस हमको जहाँ जहाँ से मिलेगा कि कितना कितना रुपया लग सकता है, किस चीज़ का कितना दाम हो सकता है, वो भी आपको पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स टू गेट द कोटेशन। जैसे रोड बनता है तो रोड बनने से पहले क्या होता है ना, टेंडर निकलता है। टेंडर समझते हो, गवर्नमेंट बोलता है कि भाई जिसको जिसको रोड बनाना है आओ अपना अपना कोटेशन दो। अलग अलग कंपनी अपना अपना कोटेशन देता है कि इस मटेरियल का इतना इतना दाम होगा। अब जिस कंपनी का कोटेशन बेस्ट होता है, जिस कंपनी का ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट होता है, उस कंपनी का प्रोडक्ट को, मतलब उस कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है। तो कोटेशन डिसाइड करने में भी, लेकिन आप बताइए कोटेशन ऐसे तो नहीं ना बना देगा, अचानक से आदमी रात में सोया सुबह उठ के कोटेशन बना दिया, ऐसा तो नहीं। कोटेशन कैसे बनाएगा, पहले वो प्रॉपर्ली देखता होगा, एनालाइज करता होगा, सारा खर्चा निकालता होगा, तब ना कोटेशन। जैसे हम कोचिंग का बुक बनाते हैं, जैसे हम लोग कोचिंग का बुक बनाते हैं तो जिससे बुक बनाते हैं ना उससे हम लोग पहले बोलते हैं कि आप बताइए कितना रुपया लगेगा, तो फिर वो प्राइस देता है। तो 4-5 तो प्रिंटिंग हाउस है, तो जिससे कम, सबसे कम प्राइस मिलेगा उसको बुक का ऑर्डर देंगे। या अच्छा भी रहेगा, ऐसा नहीं कम प्राइस है बेटा कचरा कर दिया बुक को, तो वैसा भी नहीं चलेगा। तो अलग अलग आदमी होता है ना, सबसे पहले कोटेशन ले आता है। लेकिन कोटेशन कैसे निकलता है, कोटेशन आप तब तक नहीं बना सकते जब तक क्या नहीं पता हो, कॉस्ट। अब कॉस्ट जानने के लिए क्या करना होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए तो ये कोटेशन और टेंडर बनाने में भी हेल्प करता है। आइडेंटिफाइंग एंड कंट्रोलिंग एफिशिएंसी। देखिए अगर मान लीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से हम लोग को ये पता चल जाता है कि खर्चा कहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, कहाँ पे कम लग रहा है, कहीं पे कहीं तो वेस्टेज तो नहीं हो रहा, और अगर कहीं वेस्टेज होता है तो वी कैन हेल्प टू कंट्रोल दैट, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब हम खर्चा निकालेंगे तब ना हमको पता चलेगा कि खर्चा कहाँ पे फालतू हो गया। जैसे आप लोग कभी भी कहीं घूमने उमने जाते हो फ्रेंड सर्कल में या अपने फैमिली में भी जाते हो, तो होता है ना कि आकर के फैमिली वाला बोलता है कि सब कुछ तो ठीक है, ये खर्चा बेकार लगे। कुछ खर्चा होता है ना, बोलते हो ये खर्चा बेकार लगे। तो ये कैसे पता चला कि ये खर्चा बेकार लग गया, जब हम लोग खर्चा को निकाले तब ना पता चला कि भाई ये खर्चा मेरा वेस्टेज था,
ये खर्चा को हम बचा सकते थे, ये खर्चा मेरा फालतू का लग गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग यू कैन कंट्रोल द वेस्टेज। विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग यू कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी। आप एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो, वेस्टेज को कम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अगला है प्रिपरेशन ऑफ बजट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। बजट बनाने में भी हेल्प करता है। भैया बजट क्या होता है? तो बजट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, बजट इज द मॉनेटरी प्लान। सिंपल, बजट क्या है भाई? तो बजट मॉनेटरी प्लान। मॉनेटरी प्लान को हम लोग क्या बोलते हैं? बजट। जब मनी से रिलेटेड प्लान करते हैं, मेरा कितना खर्चा होगा, कितना खर्चा नहीं होगा, ये तभी पता चलेगा जब आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का नॉलेज होगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग बजट बनाने में हेल्प करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग कंट्रोल करने में हेल्प करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग वेस्टेज को रोकता है, कॉस्ट अकाउंटिंग आपका एफिशिएंसी को बढ़ाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग आपका बजट को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो दीज आर द सम पॉइंट्स जो आप लिख सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन। वैसे तो बहुत सारा पॉइंट है, 5 पॉइंट विद एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है आंसर के साथ। अब आइए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? ये एकदम बहुत सुंदर से लिखा हुआ है। नॉर्मल ये बुक को हम लोग थोड़ा अलग स्टाइल में बनाया, समझे ना? ये एकदम ये मैनुअल नोट्स है। मैनुअल नोट्स में जैसे क्लास में लिखते हैं ना, वही नोट्स को हम लोग एज इट इज डाल दिए। बात समझे? थोड़ा यूनिक हो गया है। तो देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? सिंपल सा बात है बाबा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंस का बात करते हैं, फाइनेंस मतलब मनी का। कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चा का बात करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है जिसमें मनी इन्वॉल्व हो। क्या इन्वॉल्व हो? मनी। बात समझे? देखिए क्या लिखा है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब बिजनेस के लिए होता है। देखिए आप, जितना भी बिजनेस है, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, प्रॉफिट वाला हो, नॉन प्रॉफिट हो, आपका लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल है, ट्रेडिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू डू व्हाट? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको क्या करना होगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ होता है बताइए? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में। कॉस्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल नॉर्मली कौन लोग करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इट इज एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। जो सामान बनाएगा वही ना कॉस्ट निकालेगा। एक बात बताइए, हम कोचिंग का बुक खरीद रहे, आप बेच दे रहे, मतलब कहीं से बुक बनवा के ला रहे, आप बेच दे रहे, तो हमको तो कॉस्ट शीट बनाने का दरकार नहीं है। कहे मैं तो रिटेलिंग प्राइस है। रिटेलिंग प्राइस मतलब हमको बोला भाई आपको 85 रुपया लगेगा, हम बोले ठीक है भाई 90 रुपये में बेचेंगे, तो 85 रुपये का सामान हम 90 रुपये में बेच दिए। तो हमको तो कॉस्ट शीट बनाने का जरूरत नहीं है। लेकिन जो आदमी बुक बना रहा है, उसका प्रिंटिंग कॉस्ट है, टाइपिंग कॉस्ट है, फिर डिजाइनिंग कॉस्ट है, फिर लेबर कॉस्ट है, उसको कॉस्ट शीट बनाना पड़ रहा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सभी बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? वो मैन्युफैक्चरिंग। मतलब सिर्फ बोलना गलत होगा, ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है। अगला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या रूल है बताइए? फाइनेंशियल अकाउंट्स याद है, पढ़े थे हम लोग अकाउंट्स में कि कॉस्ट को कैसे वैल्यूएशन करते थे? तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। यहां पर स्टॉक को कैसे वैल्यू करते हैं? स्टॉक को यहां पर हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। किस पे निकालते हैं बाबू? कॉस्ट प्राइस। जनरली रिपोर्टिंग इज डन एट द एंड ऑफ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिपोर्टिंग कब होता है? साल के एंड में। फाइनेंशियल अकाउंट्स में एक ईयर वाला झमेला है, कॉस्ट अकाउंटिंग में ईयर वाला झमेला नहीं। जब रिक्वायरमेंट होगा तब देखो, कॉस्ट कंट्रोल रिपोर्ट्स आर सबमिटेड ओनली डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट। यहां पर अकाउंट्स में हम लोग साल का लास्ट में ना चेक करते हैं भाई प्रॉफिट हुआ कि लॉस। कॉस्ट अकाउंटिंग में ये झमेला नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग में जब जरूरत होगा तब हम चेक करेंगे। डिफरेंस समझिए, जब जरूरत होगा तब करेंगे। कोई भी डेट देखोगे कॉस्ट अकाउंटिंग का सम्स, अगर कॉलेज में एग्जाम दिया, कोई भी डेट दे दिया अचानक से, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में डेट का लफड़ा नहीं। उसके दाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू मेजर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एज अ होल। यहां पर बिजनेस का परफॉर्मेंस को देखते हैं, यहां पर कॉस्ट निकालना, कॉस्ट कंट्रोल करना, कॉस्ट एनालिसिस करना। फाइनेंशियल अकाउंट्स आर कंसर्न विद एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग बाहर के लोगों से जो डील करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग इंटरनल ट्रांजेक्शन। इंटरनल ट्रांजेक्शन मतलब कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा, क्या सामान कितना बना है, सब इंटरनल बात होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल होता है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? बाहर के लोगों से जो ट्रांजेक्शन किए वो रिकॉर्ड करते हैं। अब अगला डिफरेंस देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हर टॉपिक कवर्ड है, जितना रिक्वायर्ड है उतना करके नोट्स दिया हुआ है। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है देखिए, फिर से वही बात। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मेक एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? देखते हैं कि मैनेजमेंट अपना काम सही से कर रहा कि नहीं कर रहा। इट इज मेनली विद द करेंट ऑपरेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग करेंट ऑपरेशन मतलब कंपनी जो चल रहा है उस पर फोकस करता है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेंट ऑपरेशन पे तो फोकस, करेंट ऑपरेशन को एनालाइज करता है फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए। इट यूटिलाइजेज द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ पे सारा प्रिंसिपल कॉस्ट अकाउंटिंग का है। यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रिंसिपल को यूज करके डिसीजन ले आता है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोल के कोई स्पेसिफिक प्रिंसिपल नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है। इट डज नॉट रिमेन कन्फाइंड फॉर एनी स्पेसिफिक पीरियड। ये कोई पीरियड के लिए नहीं होता। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी वही है, जब रिक्वायरमेंट होगा तब हम लोग यूज करेंगे। अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग मेन एम्फेसिस इज गिवन
इन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। यहां पर मेन फोकस क्या है, कॉस्ट निकालना। वहां पे मेन फोकस क्या है बताइए, बिजनेस का रिजल्ट देखना कि बिजनेस अपना काम सही से कर रहा कि नहीं कर रहा। तो यहां पर क्या क्या पढ़े हम लोग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका एडवांटेज इंपॉर्टेंस, या एडवांटेज इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव नीड, कुछ भी पूछेगा वो पहला वाला चिपका दीजिएगा। अब आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का खराबी में, कुछ तो खराबी होगा। खराबी तो बात का बात है, यहां पे बोला इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए आपसे पूछेगा व्हाट आर द स्टेप्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग को इंस्टॉल करने का क्या क्या स्टेप्स है बताइए, कॉस्ट अकाउंटिंग को इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स है बताइए। देखिए every undertaking which wants to install cost accounting system has to design the system in a manner so that it satisfy the needs of the concern। हर एक बिजनेसमैन जो कॉस्ट अकाउंटिंग को फॉलो करने मांग रहा है उसको एक सही तरीका से अपना बिजनेस में कॉस्ट अकाउंटिंग को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपसे पूछेगा ना, डिस्कस द स्टेप्स ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, मतलब अगर हमको अपना बिजनेस में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा। पहला है नेचर ऑफ द बिजनेस, आपका बिजनेस पे डिपेंड करता है। इन अ स्मॉल बिजनेस जनरली सिंपल प्रोसीजर में बी फॉलोड, इफ द साइज इज लार्ज देयर आर नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस। छोटा बिजनेस है तो इंस्टॉलेशन भी इजीली होगा, बड़ा बिजनेस है तो कॉम्प्लिकेशंस होंगे, बहुत सारे झमेला होगा। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग शुड बी डिटेल एंड थॉरो। छोटा बिजनेस में सिंपल होना चाहिए, अब बड़ा बिजनेस में डिटेल में होना चाहिए। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट के नेचर पे भी डिपेंड करता है। पहला वेदर द प्रोडक्ट इज सिंगल प्रोडक्ट और इट हैज बाई प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट का बाई प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट मतलब एक प्रोडक्ट बनाए बस हो गया। अब बाई प्रोडक्ट मतलब होता है जैसे कुछ सामान बनाते बनाते ना बाई एक्सीडेंट कुछ सामान बन जाता है। बाई एक्सीडेंट कुछ सामान, एक तो सामान बना रहे आप मशीन में, एक तो सामान दिए और इत्तेफाक से एक तो सामान और बन गए। सर ऐसा कैसे हो सकता है, आपके मन में आता होगा। ऐसा होता है, एग्जाम्पल मिल्क प्रोडक्ट में, मिल्क का एक्सीलेंट एक्सीलेंट ठीक बोले आप। जैसे छेना बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, तो उससे भी एक तो सामान बन जाता है। वो जो मिल्क के जैसा होता है पतला पतला पानी जैसा जो होता है, उसको भी कुछ बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। मट्ठा बना लेते हैं, वो लस्सी वस्सी में बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, कुछ भी बना लिया आदमी लोग। तो अच्छा जैसे वो गन्ना देखो, गन्ना का रस, तो गन्ना का रस पिए हो क्या भाई, गन्ना का रस पियो ना, क्या पियो तुम, अजीब तरह से फीलिंग कर रहे हो। तो गन्ना का रस पिए होंगे आप, तो गन्ना का रस देखते होंगे, गन्ना का रस में गन्ना तो बनता ही है, गन्ना का रस तो बन गया, रस बनने के साथ साथ उसका जो वो लकड़ी जैसा जो होता है उसको अलग से रख देता है वो लोग, और उसको भी फिर बेच देता है जानवरों को खिलाने के लिए। जानवरों को क्या करने के लिए, खिलाने के लिए। तो आप ये मसला, अच्छा वो देखिए आपको बताते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे गाँव में जाते होंगे आप लोग, चावल धान से क्या बनता है, धान से चीनी बनता है पगला। धान से क्या बनता है, चावल, धान से चावल बनता है। तो उसका जो धान का भूसा होता है, भूसा बोलता है ना, कभी कभी मम्मी पापा बोलते हैं दिमाग में भूसा पड़ा हुआ है, तो वही भूसा, वो भूसा कौन खाता है, जानवर। कौन खाता है भूसा, भूसा कौन खाता है, जानवर लोग क्या खाता है, भूसा। इसीलिए तो कभी कभी मम्मी पापा बोलते हैं दिमाग में भूसा पड़ा हुआ है क्या तुम्हारा, तो भूसा मतलब समझ रहे, वो भी तो बाई प्रोडक्ट हो गए। अगर देखो बाई प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट में अंतर ये होता है कि मेन प्रोडक्ट जो है बाबू, बात नहीं कितना बात करो, मोबाइल नंबर लो, फोन में बात करते रहना। बाई प्रोडक्ट आप ही को बोल रहे हैं कि एकदम कान सड़ा सा, हाँ कान में कान सड़ा के बात कर। देखिए बाई प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट, एक तो मेन प्रोडक्ट होता है, एक तो क्या होता है बाई प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट क्या हो गया कि आप उसको यूज कर पाते हो एकदम डायरेक्टली, हाँ भाई यूज कर। अब बाई प्रोडक्ट क्या हो, बाई इंसिडेंट बन गया है, बेचेंगे वो भी बिकेगा, कम दाम में बिकेगा। कितना दाम में बिकेगा, वो कम दाम में जो बिकेगा वो क्या हो गया बताइए, बाई प्रोडक्ट। और जिसका वैल्यू ज़्यादा होता है वो होता है मेन प्रोडक्ट। तो बोला कि अगर बाई प्रोडक्ट है तो उसका कॉस्ट अकाउंटिंग अलग होगा, मेन प्रोडक्ट है तो कॉस्ट अकाउंटिंग अलग होगा। बहुत बाई प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट के ऊपर एक चैप्टर आता है आगे फर्दर सेमेस्टर्स में, जब आप पढ़ोगे उसको बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। चैप्टर का नाम है, अभी सेम 4 में है जॉइंट प्रोडक्ट। बात समझे, हर टॉपिक से ले रहे। अच्छा कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो हाई कॉस्ट कंज्यूमिंग है या लो कॉस्ट कंज्यूमिंग है, तो ये सब चीज़ जरूरी होता है। बिजनेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम मेरा कैसा होगा। अगला है प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कॉस्ट इन द टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर। कोई भी कॉस्ट स्ट्रक्चर में हम लोग को क्या क्या बनाना पड़ेगा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा होता है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। इसीलिए सेमेस्टर 2 का सिलेबस में ये 3 चैप्टर है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। इंटरेस्टिंग देखिए, इसके बाद के जो टॉपिक्स है वो आपके बाकी सेमेस्टर्स में दिया है। द मैनेजमेंट मस्ट रिमेंबर दैट देयर शुड बी मिनिमम डिस्टर्बेंस। मैनेजमेंट को ये ध्यान रखना पड़ता है कि मेरा जो अभी सिस्टम चल रहा है वो डिस्टर्ब ना हो। आप नया सिस्टम इंस्टॉल करिएगा, लेकिन जो सिस्टम अभी चल रहा है कंपनी में वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग को इंस्टॉल करने के लिए इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। द सिस्टम शुड बी इकोनॉमिकल। सिस्टम ऐसा इंस्टॉल करिए जो इकोनॉमिकल हो।
बचपन में आप एक लाइन सुने होंगे, मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि चादर उतना ही फैलाओ जितना लंबा पैर हो। इसका मतलब ये होता है कि आप अपना आदमी को हमेशा अपना औकात में रहना चाहिए, आदमी को हमेशा अपना लिमिट में रहना चाहिए। आप इतना बड़ा बड़ा ख्वाब देख रहे हो, इतना बड़ा बड़ा ड्रीम्स देख रहे हो जो आप पूरा नहीं कर पाओगे तो फायदा नहीं। इसीलिए ड्रीम हमेशा ऐसा देखिए जो प्रैक्टिकल टू अचीव, प्रैक्टिकल टू अचीव, प्रैक्टिकल टू अचीव हो, पॉसिबल टू अचीव। यहां कंपनी भी यही बोला, देखिए बोला है कि आप ऐसा सिस्टम इंस्टॉल करिए जो इकोनॉमिकल हो आपके लिए। इकोनॉमिकल मतलब आपका बजट में हो। अच्छा, आप कभी कोलकाता में निको पार्क नहीं गए, आप कभी कोलकाता में इको पार्क नहीं गए और आप प्लान करके मैं इटली जाएंगे घूमने के लिए, थोड़ा इम्पॉसिबल नहीं हो गया? कोलकाता में तो घूम ही नहीं रहे हो, तो इंडिया पूरा दुनिया जाने का बात कर रहे हो, थोड़ा इकोनॉमिकल बजट प्लान बनाइए। अब जैसे ठंडा का मौसम आता है, तो ठंडा का मौसम में क्या होता है, पिकनिक जाने का नाटक शुरू हो जाता है आदमी लोग का कि पिकनिक जाएंगे पिकनिक जाएंगे पिकनिक जाएंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप क्या बात कर रहे हो। तो माय डियर स्टूडेंट, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हो। आप हमेशा प्लान ऐसा बनाओ ना जो आपके बजट में हो। तो आप जब इंस्टॉलेशन करोगे कॉस्ट अकाउंटिंग का तो वो ऐसा होना चाहिए जो बजट फ्रेंडली हो। बजट मतलब आपका बजट को सूट करता हो। अगला आइए, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम टू बी इंट्रोड्यूस शुड गिव एम्पल स्कोप ऑफ इंटरनल रिपोर्टिंग। और इस तरह का सिस्टम इंस्टॉल करिए जिसमें चेकिंग इजीली हो, रिपोर्टिंग इजी हो। जब भी कोई हिसाब मांगे तुरंत मुंह पे मार दिए बेटा, लो फेंक दिए हिसाब, जाओ देख लो अपना। तो ये ऐसा रहना चाहिए, कोई भी जवाब मांगे तुरंत जवाब देने का एबिलिटी होना चाहिए। कैमरा टूट नहीं गया भाई? तो आपका अंदर ये एबिलिटी होना चाहिए कि आप लोगों को जवाब दे सके कि हाँ भाई देखिए। तो रिपोर्टिंग का स्कोप हमेशा खुला हुआ रहना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा इंस्टॉल करना है। अब देखिए, बोला इसेंशियल ऑफ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, बोला है कि एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का यहाँ पर फीचर्स दिया हुआ है कि एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम किसको बोलेंगे। देखिए, तो ऊपर वाला जो पॉइंट है ना, आपको एक अच्छा बता दें किसी को बोलिएगा मान, ऊपर वाला पॉइंट भी आप इसमें लिख सकते हैं, आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, नेसेसिटी ऑफ इंस्टॉलेशन, गुड फीचर्स ऑफ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो ऊपर वाला भी पॉइंट लिख दोगे ना तो दोबारा ये याद नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दे रहे, नीचे वाला ये याद करने का दरकार नहीं, ऊपर वाला याद कर लीजिएगा। और अगर ये पूछेगा तो इसमें यही लिख दीजिएगा। आप पढ़ोगे तो देखोगे फिर घूर फिर के वही बात लिखा हो, तो 2 बार याद करने का दरकार नहीं। आ जाओ, कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछेगा भाई चिपका देना। अब यहां से शुरू होता है कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। सबसे लोग चिल्ला के बोले कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग। तो भाई ये कॉस्ट क्या है, कॉस्ट किसको बोलते हैं, कॉस्ट का मतलब क्या है? तो कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, कॉस्ट रेफर्स टू द आउटले। जहां पर कॉस्ट मतलब कोई भी चीज को बनाने के लिए आपने जो भी खर्चा किया है उस खर्चा को हम लोग क्या बोलते हैं, वो कॉस्ट। कोई भी सामान को बनाने के लिए आप जो भी खर्चा करते हो उस खर्चा को हम लोग क्या बोलते हैं, वो कॉस्ट। क्या बोलते हैं बताइए? कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर दैट हैज बीन इंकर्ड टू एनी एक्टिविटी। फीचर्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का खूबी। डेफिनेशन एग्जाम में लिखेंगे तो एक लाइन लिखने से तो नहीं होगा, तो लंबा चौड़ा लिखा हो। देखिए, इट इज अ पेमेंट विच कैन बी लिंक विद द कमोडिटी और सर्विस। ये वो पेमेंट है जिसको हम कोई भी सामान के लिए हम लोग जो भी पेमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट। क्या बोलते हैं बताइए, बोलिए ना। तो देखिए, कॉस्ट इट में बी पेड और नोशनल। ये पेड हो सकता है, नोशनल भी हो सकता है। सर पेड तो ठीक है, नोशनल क्या? पेड मतलब जो हम लोग पेमेंट किए, नोशनल मतलब कुछ खर्चा ऐसा था जो लोग पेमेंट नहीं करते, हम लोग सोचते हैं कि खर्चा होता। जैसे आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, जैसे मान लीजिए रूम हम किसी और को भाड़ा लगाते तो हमको भाड़ा मिलता, पर वो भाड़ा तुमको नहीं मिल रहा, तो ये भी मेरे लिए कॉस्ट है। ये कौन सा कॉस्ट है, नोशनल कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट मतलब खर्चा हुआ नहीं है, बस आप एस्टिमेट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेरा नुकसान हो गया, मेरा खर्चा हो गया, उसको बोलते हैं नोशनल। द रिजल्ट इनटू सैक्रिफाइस ऑफ फोरगोइंग। कॉस्ट मतलब सैक्रिफाइस क्या है, कुछ तो दोगे ना बाबू, कुछ तो, यस, उसके बदले भी आपको रिटर्न में मिलेगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगला है, इट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड अ बेनिफिट इन रिटर्न। सुनिए, कॉस्ट मतलब ये नहीं कि खाली देते हो, लेते भी हो। तो कॉस्ट का मतलब ही होता है कि जब आप पैसा देते हो और उसके बदले कुछ लेते हो। आप बताइए, अगर कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा तो फिर वो कॉस्ट है नहीं। आप मान लीजिए, सिंपल सी चीज है, आप ऑटो से मान लीजिए ट्यूशन आए हो, तो आप ऑटो का भाड़ा दिए है ना, तो भाड़ा क्या आपका कॉस्ट है, लेकिन उसके बदले क्या किया, ऑटो का मजा लिए। ये सुनो गाइस, बताइए ऑटो का मजा कौन लिए, आप। कौन लिए, आप लिए ना, तो ये क्या हो गया। अच्छा, पेट्रोल बाइक से जो लोग आए हो, चलो आप लोग एग्जांपल, बाइक से आए हो, बाइक में अभी आप 100 रुपया का पेट्रोल भराएं, 50 रुपया का, ओके ठीक है, 50 रुपया का पेट्रोल भराए, तो 50 रुपया ठीक है, 50 रुपया का पेट्रोल भराए, नो प्रॉब्लम। 50 रुपया खर्चा किए, पेट्रोल में आपका पॉकेट से कितना रुपया गया, 50। और बाइक का पेट्रोल का मजा भी कौन ले रहे, आप। कौन ले रहे, आप। तो ये क्या हो गया, कॉस्ट। हर चीज जो पैदल आए तो कॉस्ट नहीं है ना, पैदल आए तो कॉस्ट नहीं लगा, कॉस्ट लगा। पैदल आए हो जो लोग जिनका घर बगल में, पैदल आए हो, कोई कॉस्ट लगा है, नहीं लगा है। तो आपको कुछ सजा नहीं मिला तो कुछ मजा भी तो नहीं मिला। देखिए देखिए, अगला पॉइंट क्या है, कॉस्ट इन्वॉल्व इन आउटफ्लो विच इज मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। देखिए क्या बोला है, कॉस्ट मतलब कोई भी ऐसा चीज जहां पैसा जाता है
और उसके बदले आपको बेनिफिट आता है। तो कॉस्ट के बारे में ये सब चीज बात लिखिएगा, सब पूछेगा व्हाट डिफाइन कॉस्ट, पूरा चिपका दोगे एकदम बढ़िया से। क्या करोगे? हाँ चिपका देंगे। अब आइए कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, ये सब सुने होंगे आप कॉलेज में अगर क्लास किए होंगे तो। कॉस्ट सेंटर किसी किसी का कॉलेज में तो एग्जाम में आया भी था, इंटरनल में आया था ना। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट। सुनो भाई, कॉस्ट सेंटर मतलब वो जगह, जिस जगह का कॉस्ट निकालते हैं उसको कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा कोचिंग का खर्चा निकाल रहे हो, तो कोचिंग क्या हो गया बताइए? कॉस्ट सेंटर। और जिस चीज में खर्चा निकालते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। बचपन में आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, हर चीज का एक यूनिट होता है। डिस्टेंस को कैसे मापते हैं? किलोमीटर। कैसे मापते हो? डिस्टेंस को किलोमीटर में मापते हैं। वजन को कैसे मापते हैं? किलोग्राम। वैसे ही कॉस्टिंग में भी हर एक खर्चा को हम एक किसी ना किसी न्यूमेरिकल वैल्यूज में मापते हैं। तो खर्चा को जिस चीज में मापते हैं ना, उस चीज को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। जैसे मान लीजिए कोचिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो कोचिंग का हमको खर्चा निकालना है, तो किसके हिसाब से निकालेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कोचिंग का खर्चा किसके हिसाब से मापेंगे बताइए? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जब आप ओवरहेड चैप्टर करोगे ना, इसके बाद ओवरहेड चैप्टर कराएंगे, इसीलिए ये वाला पहले करा दे रहे, तो वहां पर कॉस्ट यूनिट का बहुत यूज होता है। क्या कि खर्चा को एक पर्टिकुलर बेसिस में बांटना पड़ता है। आप लोगों ने कोई किया होगा ओवरहेड चैप्टर तो सुना होगा, खर्चा को हम लोग एक पर्टिकुलर बेसिस में बांटना पड़ता है। अब वो जिस बेसिस में बांटिएगा तो उसका यूनिट होगा। बात समझे? तो कोचिंग का खर्चा निकालना है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से बांट देंगे। अच्छा हॉस्पिटल, ऊपर वाला ना करे कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, बट हॉस्पिटल में अगर खर्चा कैसे मापता है वो लोग? बहुत तरीका होता है, पर पेशेंट, पर बेड, पर डे। पर पेशेंट, पर बेड, पर डे ऐसे ही चार्ज करता है कि एक पेशेंट का एक बेड पे एक दिन का इतना रुपया चार्ज लगेगा भाई, 10,000, 5,000, 8,000 चार्ज लगेगा। तो ये क्या हो गया? कॉस्ट यूनिट हो गया। तो कॉस्ट यूनिट मतलब क्या बाबू? जिस चीज में खर्चा निकालते हो उसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट, और जिस चीज का खर्चा निकालते हो उसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। जल्दी बोलिए। जिस चीज का निकालते हो, जिस चीज में निकालते हो, जिस चीज का निकालते हो, जिस चीज में निकालते हो, कॉस्ट यूनिट। चलो देखो क्या लिखा, एक बार पढ़ देते हैं। इट इज द लोकेशन विच कॉस्ट में बी एसर्टेन। ये वो जगह है जिसके लिए हम लोग खर्चा निकालते हैं। बस कॉस्ट सेंटर सर्व्स टू पर्पस। का दो फायदा हो, एक कॉस्ट एक जगह इकट्ठा होता है कि भाई इतना खर्चा हुआ, इतना खर्चा हुआ। उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल, खर्चा को रोकने में भी हेल्प करता है। खर्चा को रोकने में भी हेल्प करता है कि अगर कहीं पे ज़्यादा खर्चा हुआ है तो क्यों हुआ, उसको कम किया जाए भाई। तो कॉस्ट सेंटर हेल्प्स टू कलेक्ट द कॉस्ट एंड कंट्रोल द कॉस्ट। तो ये पूरा कॉस्ट सेंटर के बारे में लिखा। अब ये इंग्लिश तो है नहीं कि लिटरेचर की तरह एक एक लाइन पढ़ के सुनाएंगे आपको, कॉन्सेप्ट बता दिया, आप एक बार रीडिंग मार लीजिएगा बस। जल्दी बताइए कॉस्ट सेंटर क्या है? तो कॉस्ट सेंटर वो जगह है, वो जिसके लिए कॉस्ट निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो कॉस्ट सेंटर। और जिस यूनिट में निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं बताइए? कॉस्ट यूनिट। क्या बोलते हैं बाबू? कॉस्ट यूनिट। देखिए कॉस्ट यूनिट इज द क्वांटिटेटिव यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इन रिलेशन टू विच कॉस्ट आर एसर्टेन्ड। फॉर एग्जांपल देखिए टन्स ऑफ सीमेंट, सीमेंट को कैसे मापते हैं? टन में। सीमेंट को बैग में भी मापते हैं, एक ऐसा नहीं कि एक ही यूनिट, बहुत सारे अच्छे यूनिट है। लीटर्स ऑफ गैस, गैस को कैसे मापते हैं? लीटर में। यूनिट्स ऑफ सर्विस लाइक कंसल्टिंग आवर्स पे, जैसे हम लोग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं आपको तो कोर्स के हिसाब से फीस ले रहे, तो हर चीज का एक यूनिट होता है और उस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? कॉस्ट यूनिट। क्या बोलते हैं बाबू? बोलो ना, कम ऑन यार। यस, उसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। जैसे हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या, पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर के हिसाब से, कोई किलोमीटर के हिसाब से लेता है, तो अलग अलग जगह का अलग अलग खर्चा निकालने का तरीका है। सिंपल आप समझिए, जिस चीज में खर्चा निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं बाबू? कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट। अच्छा अब देखिए कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट में डिफरेंस। कॉस्ट सेंटर कॉस्ट यूनिट में क्या डिफरेंस है? कॉस्ट सेंटर इज द स्मॉलेस्ट सब यूनिट। जैसे इतना बड़ा कंपनी है, मान लीजिए एक बहुत बड़ा कंपनी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, ये अलग अलग क्या हो गया? कॉस्ट सेंटर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग खर्चा होगा, परचेज डिपार्टमेंट का अलग खर्चा होगा, सेल डिपार्टमेंट का अलग खर्चा होगा, तो ये हो गया कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर बिजनेस का एक छोटा पार्ट होता है। अ कॉस्ट यूनिट रिफर्स टू, देखो अ कॉस्ट यूनिट इज अ डिवाइस फॉर पर्पस ऑफ ब्रेकिंग अप द कॉस्ट। कॉस्ट यूनिट क्या है? खर्चा को छोटे छोटे पार्ट में बांटना। मतलब तो कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट का डिफरेंस बहुत पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा। अगला है कॉस्ट सेंटर कैन बी लोकेशन, पर्सन, आइटम। कॉस्ट यूनिट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। बात समझे? एक कॉस्ट सेंटर के हिसाब से टोटल कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट यूनिट पर यूनिट निकालते हैं। पर यूनिट मतलब एक पर्सन के हिसाब से, एक यूनिट के हिसाब से, एक प्रोडक्ट के हिसाब से, एक पीस के हिसाब से। कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करता है, कॉस्ट यूनिट प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। हम लोग जब कॉस्ट शीट बनाए थे तो हर सम्स में क्या कर रहे थे? पर यूनिट निकाल रहे थे। पर यूनिट निकालने से क्या फायदा कि एक पीस का कितना खर्चा होगा, एक पीस का
कॉस्ट सेंटर इज अ यूनिट ऑफ एक्टिविटी रिलेटिंग टू डिपार्टमेंट। कॉस्ट सेंटर हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है। वो कॉस्ट यूनिट जो है पूरा प्रोडक्ट का होता है। कॉस्ट सेंटर किसका होता है? डिपार्टमेंट का होता है। लेकिन कॉस्ट यूनिट किसका होता है बताइए? प्रोडक्ट का। कॉस्ट सेंटर पहले निकलते हैं, पहले कॉस्ट सेंटर का खर्चा निकालते हैं और उसके बाद कॉस्ट यूनिट का खर्चा निकालते हैं। देखिए लिखा होगा द टोटल ऑफ कॉस्ट सेंटर इज असर्टेन फर्स्ट, देन कॉस्ट पर यूनिट इज असर्टेन। क्या कि हम लोग क्या करते, कैसे सम्स बनाते थे कॉस्ट शीट में? पहले टोटल खर्चा निकाल लेते थे, तब ना टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड देते थे तो पर यूनिट आता था। वही बात यहां पे बोला कि पहले टोटल खर्चा निकाल लीजिए और उसके बाद आप कॉस्ट यूनिट का यूज करते हो। तो पहले क्या यूज होता है? कॉस्ट सेंटर। फिर क्या यूज होता है? कॉस्ट यूनिट। तो कॉस्ट सेंटर वर्सेस कॉस्ट यूनिट पूछेगा तो चिपका दीजिएगा। देखिए पूरा एकदम जितना रिक्वायर्ड नोट्स है वही लिखा हो। अब आइए कॉस्ट का एलिमेंट्स। बाबू कॉस्ट का तो बहुत एलिमेंट होता है। आइए एकदम कॉस्ट का यूनिट पढ़ते हैं। 3 एलिमेंट कॉस्ट के होते हैं। कोई भी खर्चा जब हम लोग निकालते हैं उसमें कितने यूनिट होते हैं बाबू? 3। कितने यूनिट होते हैं बोलो ना? 3। बोलो यस। पहला आइटम क्या है? मटेरियल। फिर क्या है? लेबर। और फिर क्या बताइए? एक्सपेंस। सिंपल लैंग्वेज में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, प्यार से बोलते हैं हम लोग। एक्सपेंस मतलब वो समझिए ओवरहेड। अच्छा मटेरियल 2 तरह का होता है बाबू। मटेरियल कितना तरह का होता है बताइए? 2। डायरेक्ट और लेबर भी 2 तरह का, डायरेक्ट और एक्सपेंस भी 2 तरह का, डायरेक्ट और। हम आपको एक ही कॉन्सेप्ट में तीनों पढ़ा देंगे। देखिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ते हैं तो आता है प्राइम कॉस्ट। क्या आता है बाबू? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ते हैं तो क्या आता है? ओवरहेड। इसीलिए ओवरहेड चैप्टर से पहले ये पढ़ा रहे आपको, क्योंकि जब हम अगला दिन ओवरहेड स्टार्ट करेंगे तो आपको दिक्कत ही नहीं होगा। बोले अच्छा ओवरहेड पढ़ा रहे थे। ओवरहेड इज द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बट आपके मन में एक सवाल चलो, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या है? तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर हो चाहे डायरेक्ट एक्सपेंस हो, ये वो खर्चा होता है विच कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड एंड एलोकेटेड विद द प्रोडक्ट, जिसको प्रोडक्ट के साथ हम लोग देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट के साथ उसका पहचान होता है। आपको हम तीनों का एक एग्जांपल दे रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल का एक एग्जांपल, अगर आपसे पूछेंगे कि हम क्या पहन का है, कपड़ा पहन का है कि शर्ट पहन का है? बोलिए शर्ट पहन के। लेकिन शर्ट बनता किससे? तो द मोमेंट आई आस्क यू कि शर्ट किससे बना है, तब क्या जवाब देंगे? बोलिए बोलिए ना जी। कपड़ा से बना है, बट इसमें धागा भी तो लगा है ना, बटन भी तो लगा है ना। बट ये धागा, ये बटन डायरेक्ट मटेरियल नहीं है। कौन सा मटेरियल है? इनडायरेक्ट। लेकिन कपड़ा कौन सा मटेरियल है? तो डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में डिफरेंस समझे क्या हुआ? डायरेक्ट वो है जिसका प्रोडक्ट के साथ पहचान है। अगर आपसे पूछेंगे कोचिंग का बुक किससे बना है, तो आप एक वर्ड में बोलोगे पेज से बना है। पेज से बना है, पेपर से बना है, क्योंकि आपको सिर्फ पेपर दिख रहा है, बट उसमें प्लास्टिक भी लगा है ना, इंक भी लगा है ना, बहुत कुछ लगा हुआ है। कौन सा मटेरियल हो गया बताइए? इनडायरेक्ट। अगर आपसे पूछेंगे दरवाजा किससे बना है, बोलो लकड़ी से बना है। लकड़ी कौन सा मटेरियल हो गया? डायरेक्ट, क्योंकि आपको दिख रहा है, बट इसमें फेविकोल भी तो लगा है ना। यस और नो बताइए, ये कौन सा मटेरियल हो गया? इनडायरेक्ट। ब्रेक भी तो लगा है ना, ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट मटेरियल। आप समझ रहे हो ना? तो डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल में ही फर्क है। डायरेक्ट को आप आइडेंटिफाई करते हो, एलोकेट करते हो। अच्छा चेयर जिस पे बैठे हो, टूल जिस पे बैठे हो, प्लास्टिक का है, वो किससे बना है? प्लास्टिक। प्लास्टिक कौन सा मटेरियल है? बोलो ना, बोलो ना। लेकिन उसमें बहुत कुछ और लगा होगा। अब क्या लगा होगा तो हमको भी नहीं पता। प्लास्टिक का चेयर में क्या पता, जो भी लगा होगा ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट मटेरियल। तो हर चीज में डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। डिफरेंस क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल आर दोज मटेरियल व्हिच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट, बट इनडायरेक्ट मटेरियल आर दोज मटेरियल व्हिच कैन नॉट डायरेक्टली बी आइडेंटिफाइड एंड एलोकेटेड विद द प्रोडक्ट। जिसको प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई और एलोकेट नहीं करते हैं डायरेक्टली, वो हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल। और जो प्रोडक्ट के साथ जिसका पहचान होता है वो क्या बाबू? डायरेक्ट। अब आते हैं लेबर में। लेबर का एग्जांपल, रीडिंग तो आप करोगे, हम रीडिंग तो नहीं करेंगे, सब उसमें लिखा हुआ। जैसे फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन आपका ब्रेक, ये सब चीज क्या हो गया? इनडायरेक्ट मटेरियल। सिंपल है। शर्ट बनाने के लिए कपड़ा क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल। बट धागा, बटन क्या हो गया? इनडायरेक्ट मटेरियल। बोलो हाँ कि नहीं? बोलो ना। अब एक बार रीडिंग मारोगे समझ जाओगे, हमको सब रीडिंग करने दरकार नहीं। अब लेबर में आते हैं, लेबर का भी एग्जांपल आपको दे देते। डायरेक्ट लेबर क्या हो गया भाई? तो डायरेक्ट लेबर वो होता है माय डियर स्टूडेंट, जैसे हम आपको ट्यूशन पढ़ा रहे, तो आपको मेरा एफर्ट दिख रहा है। आपसे कोई भी पूछेगा भाई कहाँ से पढ़ के आ रहे हो, तो अब भाई अपना सर से पढ़ के आ रहे, तो मेरा एफर्ट आपको दिख रहा, बिकॉज यू कैन ओनली सी मी। आपको मेरा एफर्ट भी समझ आ रहा है कि भाई सर पढ़ा रहे, बट हमारे अलावा भी तो बहुत सारे लोग हैं जिनका एफर्ट आप नहीं देख पा रहे हो। टाइपिंग तो कोई और कर रहा, क्वेश्चन पेपर कोई और बना रहा, पेपर चेकिंग कोई और कर रहा, उन लोग को तो आप नहीं देख पा रहे। उन लोग का भी एफर्ट है। उन लोग कौन सा लेबर हो गया? इनडायरेक्ट लेबर हो गया। कोई कंपनी में ही चलिए, कंपनी का एग्जाम्पल, जो लेबर सामान बना रहा है वो तो डायरेक्ट लेबर है। जैसे आपसे पूछेंगे जूता कौन बनाया है, तब आप डायरेक्ट लेबर का नाम बोल दोगे। लेकिन वही अगर आपको हम बोलेंगे कि भाई दरवान जी भी तो फैक्ट्री में है, तो दरवान जी कौन सा लेबर हो गया बताइए? इनडायरेक्ट। कौन सा लेबर हो गया बताइए? इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट लेबर वो जिसका एफर्ट दिखता है, फिर वही बात। इनडायरेक्ट लेबर वो जिसका एफर्ट आइडेंटिफाई नहीं, लेकिन एफर्ट लगा है। और फिर एक्सपेंस में भी सेम है, लेकिन बहुत सुंदर से लिखा हुआ है सब।
एक्सपेंस में भी सेम है, देखिए एक्सपेंस आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, जो आपको दिखता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, वो जो डायरेक्टली दिखता नहीं। जैसे ये बिल्डिंग बना है, तो इस बिल्डिंग का डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, कोई भी बिल्डिंग जब बनता है ना उससे पहले उसका लेआउट बनता है। यस और नो गाइस? आप बहुत सारा बिल्डिंग जहां पे बन रहा है वहां पे देखोगे पहले से पोस्टर वोस्टर लगा हुआ है, और बाद में 2 साल 4 साल देखो बिल्डिंग बिल्कुल वैसे बन जाता है। तो बिल्डिंग का जो लेआउट है, ये जो रूम हम लोग कोचिंग का बनाए हैं, बनाने से पहले इसका लेआउट रेडी किए हम लोग। तो लेआउट जो रेडी किए, लेआउट करने में 1500 रुपया खर्चा हो गया। तो लेआउट कौन सा मेरा खर्चा, वो खर्चा मेरा कौन सा खर्चा बताइए, डायरेक्ट खर्चा, क्योंकि डायरेक्ट इसको बनाने से रिलेटेड है ना। तो किसी सामान को बनाने से रिलेटेड जो, जैसे हम ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं, उसके लिए हमको ऐप बनाना पड़ा, तो ऐप का जो खर्चा है वो कौन सा खर्चा है, मेरा डायरेक्ट खर्चा। बट उसके अलावा इनडायरेक्ट खर्चा भी बहुत सारा है। कैसा कैसा इनडायरेक्ट खर्चा बताइए, डेप्रिसिएशन हो जाना, डेप्रिसिएशन हो जाना, फैक्ट्री का रेंट, इंश्योरेंस करवा लिए किसी चीज का, तो बात समझे, उसको मेंटेनेंस कॉस्ट, वो सब क्या हो गया बाबू, इनडायरेक्ट। तो आपको हम क्या पढ़ाते थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ेंगे तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ओवरहेड। याद रखिएगा। तो एग्रीगेट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर इज नोन एज ओवरहेड। ओवरहेड क्या है सर, तो ओवरहेड मतलब सारा इनडायरेक्ट खर्चा को जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा बाबू, ओवरहेड। बोलिए हाँ कि नहीं, बोलिए ना। अब आइए, खर्चा और भी बहुत टाइप का है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, नाम से पता चल रहा है, सामान को बनाने से जो रिलेटेड हो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, फैक्ट्री ऑफिस चलाने से रिलेटेड जो खर्चा है, ऑफिस का जो खर्चा है, उसको क्या बोलते हैं बाबू, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। सामान बेचने से रिलेटेड जो खर्चा है, सेलिंग कॉस्ट। सबका एग्जांपल भी दिया हुआ है, एक बार रीडिंग मार लेने का घर में आके। और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या हो गया भाई, सामान को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो खर्चा होगा उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। आपका एग्जाम में ना 2-4 एग्जांपल दे देगा और आप बोलेगा आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द कॉस्ट, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सुनिए, सामान बनाने के लिए जो खर्चा होगा, मैन्युफैक्चरिंग। सामान को, ऑफिस को चलाने के लिए जो खर्चा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। सामान बेचने के लिए जो खर्चा होगा, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो खर्चा होगा, एक बार खाली रीडिंग मार लोगे बाबू, पूरा चैप्टर कंप्लीट जाएगा आपका। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई यूनिक प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई नया टेक्निक बना रहे हो, उसके लिए जो खर्चा होगा उसको क्या बोलेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। और देखिए प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, अब प्रोडक्शन से पहले भी कुछ छोटा मोटा खर्चा फॉर्मेलिटीज में लगता है, ट्रायल करने के लिए लगता है, उसको कौन सा खर्चा बोलते हैं, प्री प्रोडक्शन कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट बाबू, ये नया है, ये नाम आप पहली बार सुने होंगे, प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, नॉट टू इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। अब देखिए अगला क्या है, चैप्टर खत्म ही जाएगा, खत्म ही कर लेते हैं, फिर अगला दिन क्यों टानेंगे इसको। देखिए खत्म ही हो जाएगा, 5 मिनट और दीजिए आप हमको। बाबू एसी बंद कर दियो यार, 5-10 मिनट और दिए, खत्म ही कर देते ना, फिर क्यों बेकार में इसको अगला दिन कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, नया चैप्टर पढ़ेंगे। अच्छा, बिहेवियर के हिसाब से 3 तरह का कॉस्ट है, फिक्स, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। पता ही आपको, फिक्स कॉस्ट वो होता है जो चेंज नहीं होता है। फिक्स कॉस्ट वो होता है जिसका प्रोडक्शन, आपको प्रोडक्शन करिए चाहे ना करिए खर्चा लगेगा। अब फिक्स कॉस्ट वो होता है ना जिसको हम लोग कमिटेड कॉस्ट बोलते हैं। फिक्स कॉस्ट वो होता है इवन इफ यू स्टॉप द प्रोडक्शन यू हैव टू इनकर दीज एक्सपेंसेस, इसीलिए फिक्स कॉस्ट है। सब इसमें लिखा हुआ, हम आपको बता दे रहे। जैसे हम अभी तो खैर आप लोग का दुआ से अपना कोचिंग है, पहले जब भाड़ा का कोचिंग था, मान लीजिए कोचिंग अगर छुट्टी भी है तो भी तो हमको भाड़ा देना पड़ता था, यस और नो गाइस। तो मेरे लिए कौन सा कॉस्ट हो गया, फिक्स कॉस्ट हो गया। हम ट्यूशन पढ़ाए चाहे ना पढ़ा, आप लोग में जिनका दुकान होगा भाड़ा पे, आप लोग को भाड़ा देना पड़ता होगा। आपका दुकान में बिक्री हुआ चाहे नहीं हो, सामान बिक रहा चाहे नहीं बिक रहा, कमा रहे हो चाहे नहीं कमा रहे, तुम्हारा मैटर है, तुम भाड़ में जाओ, भाड़ा तुमको देना पड़ेगा, यस और नो गाइस। तो ऐसा चरित्र वाला खर्चा को क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट बताइए, जैसे फैक्ट्री का रेंट फिक्स कॉस्ट है, सैलरी टू परमानेंट स्टाफ फिक्स कॉस्ट है, सो डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट है, जो होगा ही होगा, होगा ही होगा। अगला है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जो प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होता है। तो 11 से पढ़ाते हैं यार, ज्यादा बनाइएगा ज्यादा लगेगा, कम बनाइएगा कम लगेगा, नहीं बनाइएगा नहीं लगेगा। हम लोग का फेवरेट एग्जांपल है हाई पूड़ी हाई मैदा। ज्यादा पूड़ी बनाइएगा तो ज्यादा मैदा लगेगा, कम पूड़ी बनाइएगा कम मैदा लगेगा, पूड़ी नहीं बनाइएगा तो मैदा नहीं लगेगा। हाई पूड़ी हाई मैदा, लो पूड़ी लो मैदा, नो पूड़ी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब एग्जांपल क्या हो गया, मटेरियल। जैसे हम आपको ट्यूशन पढ़ा रहे, सुनिए कोचिंग का रेंट तो मेरा फिक्स है, कोचिंग का रेंट तो मेरा फिक्स है, लेकिन आप ये चीज समझ लीजिए, जैसे आपको जीरोक्स का पेपर हम देंगे, तो अगर ज्यादा स्टूडेंट आएंगे तो जीरोक्स ज्यादा लगेगा, कम स्टूडेंट आएंगे तो जीरोक्स कम लगेगा, स्टूडेंट नहीं आएंगे तो जीरोक्स नहीं लगेगा। तो कौन सा कॉस्ट हो गया बताइए, वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट वो होता है ना जो प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसका नाम है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो एक लिमिट तक फिक्स है, उसके बाद से चेंज होता है। एग्जाम्पल वाईफाई, वाईफाई का खर्चा। वाईफाई जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं, आप लोग भी किए होंगे कोई, तो आपको पता होगा 5-6 महीना का पैसा फिक्स ले लेता है कि भाई इतना रुपया आपको देना होगा, 3000 4000 देना होगा।
और उसके बाद से जितना यूज करिएगा उसके हिसाब से लगेगा। टेलीफोन का एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये सारे कौन से एक्सपेंसेस है? सेमी वेरिएबल, क्योंकि ये एक लिमिट तक फिक्स होता है और उसके बाद क्या होता है बाबू? चेंज, इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। क्लियर है गाइस? एग्जांपल्स बुक में बहुत सारे दिए हुए। अब आइए, अब 2 यूनिक कॉस्ट है, 5 मिनट और लगेगा, खत्म कर लेंगे। संक कॉस्ट, संक कॉस्ट मतलब डूब गया, जो खर्चा हो गया ऑलरेडी, जो खर्चा आपने ऑलरेडी कर लिया उसको कौन सा कॉस्ट बोलते हैं? संक कॉस्ट। जैसे ये बोर्ड हम खरीदे 2023 में, 23 का नवंबर, इसमें जो मेरा पैसा लगा है ये मेरे लिए कौन सा कॉस्ट हो गया? संक कॉस्ट। अब वो पैसा लग गया है, अब हम फायदा हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो संक कॉस्ट मतलब द कॉस्ट विच इज ऑलरेडी इनकर्ड इन द पास्ट, जो खर्चा आप कर लिए ना उसको क्या बोलते हैं? वो संक कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? संक कॉस्ट। आप अपना बाबू का पीछे 5,000 रुपया खर्चा किए थे, कौन सा कॉस्ट हो गया? संक कॉस्ट। चला गया, अब जो चला गया सो चला गया, कोई चिंता है? बाबू भी चला गया, खर्चा भी चला गया, लेकिन लिखा होगा इट इज ऑलरेडी हिस्टोरिकल कॉस्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन रिटन ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, मशीन आज खरीदे, बहुत पहले खरीदे थे एक मशीन, तो मशीन का जो वैल्यू है कौन सा कॉस्ट हो गया बाबू? संक कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट बताइए? लग गया, लग गया, अब चला गया, चला गया, क्या कर सकते हैं? संक मतलब डूब जाना। लास्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ सैक्रिफाइस टू अर्न फ्रॉम नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। इंसान की जिंदगी का एक प्रॉब्लम है, आदमी बेस्ट को जब चुनता है ना तो वर्स्ट को छोड़ देता है। तो जब आप बेस्ट को चुनते हो और वर्स्ट को छोड़ देते हो, और जिसको आप छोड़ दिए हो ना, जिसको आप छोड़ दिए हैं, वो कौन सा कॉस्ट है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिंपल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ सैक्रिफाइस। आज से जैसे आप लोग अभी उच्च माध्यमिक पास किए, अभी कॉलेज मान लीजिए पास करिएगा, कॉलेज पास करके आप कंपनी में जॉब कर सकते थे, आप अपना दुकान खोल सकते थे, आप बड़ा पाव बेच सकते थे, बस समझे ना, कुछ भी खोल सकते थे, दुकान खोल सकते थे आप। तो माय डियर स्टूडेंट, आप क्या किए? आप एक बेस्ट, आप चाय बेचना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आपको कमाई उसमें सबसे ज्यादा है। तो जब आप बेस्ट ऑप्शन को चुनते हो ना तो वर्स्ट को छोड़ देते हो। याद रखना, इंसान का नेचर है। बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्स, वी कैन नॉट ग्रैब ऑल द अपॉर्चुनिटीज, सो वी हैव टू चूज द बेस्ट एंड लीव द वर्स्ट। सो व्हेन यू चूज द बेस्ट एंड लीव द वर्स्ट, वॉट एवर यू लेफ्ट, जिसको आपने छोड़ दिया वो कौन सा कॉस्ट है? अपॉर्चुनिटी। तो जिसको आप छोड़ दिए या फिर जो आपको छोड़ दिए, आप क्या हो गए उसके लिए? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब सेक्रीफाइस। यू चूज द बेस्ट एंड लीव द वर्स्ट, और जिसको छोड़ दिया वो कौन सा कॉस्ट है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो जब आप ऑल्टरनेटिव्स एक्सेप्ट करते हो, देखिए यहां पर क्या है ना, एक्चुअली ये क्वेश्चन यहां पर हम लोग क्या किए हैं, कुछ क्वेश्चन ना आपको क्या करेगा एग्जाम में 4-5 तो बहु आपने 4-5 तो एग्जाम्पल दे देगा और आपको बोलेगा बताइए कौन सा मेथड है कॉस्टिंग का। बहु बात नहीं, कॉस्टिंग का बहुत सारा मेथड है, आपको 4-5 एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा बताइए कौन सा कॉस्टिंग, मतलब कौन सा इंडस्ट्री में कौन सा मेथड यूज होता है। ये सब आने वाले टाइम में ना सेमेस्टर 2 में चैप्टर से आप लोग उसमें पढ़ोगे आप। यहाँ पर सिर्फ नाम दिया हुआ है कि कौन सा मेथड यूज करेंगे किस खर्चा के लिए। हम एक बार समझाते हैं, फिर हम लोग चले जाएंगे अपना अपना घर, पूरा चैप्टर रीडिंग करेगा, थॉरोली पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दी, जितना इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में था सब हो गया। एक बार खाली रीडिंग जरूर मार लीजिए, नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा पढ़ा के, बात समझे ना, क्योंकि हम तो रीडिंग नहीं किए, हम तो आपको समझाएं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कौन सा मेथड यूज होता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। आपसे कौन सा इंडस्ट्री में कौन सा टॉय मेकिंग, खिलौना बनाइएगा तो वहां पर जो मेथड यूज होता है उसको बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। अब ये सब डिटेल में क्या है ना, ये सब सेमेस्टर 2 में चैप्टर्स आएंगे आपके। एयरलाइंस, सॉरी इसके बाद वाला आप बाकी फर्दर सेमेस्टर्स में, पहले तो सेमेस्टर 2 में ही था ना, पहले तो सेमेस्टर 2 में ही था। तो ऐसा क्वेश्चन क्या होता है ना, 2-3 एग्जांपल आपको दे देगा, बोलेगा बताइए कौन सा इंडस्ट्री में कौन सा मेथड यूज होगा कॉस्टिंग का। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कौन सा मेथड यूज होता है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। भाई ये लिस्ट एक बार याद कर लीजिएगा। टॉय में खिलौना बनाते हैं उस इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं? बैच कॉस्टिंग। एयर इंडस्ट्री में कौन सा मेथड यूज होता है? ऑपरेटिंग, मतलब सर्विस इंडस्ट्री में ना ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज होता है। साइकिल इंडस्ट्री में मल्टीपल कॉस्टिंग। अब ये सब क्या है डिटेल में जानने के लिए अगला सेमेस्टर। टेक्सटाइल प्रोसेस कॉस्टिंग, जहां पर ये खत्म हो रहा है ना इस सेमेस्टर, अब अगला सेमेस्टर जब स्टार्ट होगा तो इसके बाद ही टॉपिक स्टार्ट होगा। ऑयल रिफाइनिंग में प्रोसेस इन कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब जहां पे स्टेप बाय स्टेप काम होता है उसको प्रोसेस कॉस्टिंग बोलते हैं। इंटीरियर डेकोरेशन जो होता है जॉब कॉस्टिंग, जैसे मान लीजिए हम इतना का इंटीरियर करवाते हैं, इतना ही पैसा लगता है, इसको बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। जॉब के हिसाब से खर्चा, जितना पार्ट करवाना है उतना ही का खर्चा लगेगा। आयरन एंड स्टील में प्रोसेस कॉस्टिंग, क्योंकि वहां पे स्टेज बाय स्टेज काम होता है। कंप्यूटर मल्टीपल कॉस्टिंग, कंप्यूटर में बहुत सारा सामान होता है ना, असेंबली इंडस्ट्री का। हॉस्पिटल सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस होने से ही ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, याद रखिएगा। एडवर्टाइजमेंट जॉब कॉस्टिंग, एडवर्टाइजमेंट में क्या है, माने जितना पार्ट का एडवर्टाइजमेंट कराएंगे उतना ही खर्चा लगेगा। फार्मास्यूटिकल समझते हैं दवाई। शुगर इंडस्ट्री में भी स्टेज बाय स्टेज काम होता है, इसीलिए प्रोसेस कॉस्टिंग। रोड ट्रांसपोर्ट,
ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, इंजीनियर पार्ट मतलब मशीन जो होता है, लोहा लकड़ का सामान, वो सब कहाँ चला गया, बैच कॉस्टिंग। कौन सा इंडस्ट्री में कौन सा कॉस्टिंग यूज होगा ना, खाली एक बार लिस्ट ना याद कर लीजिएगा बस में, क्योंकि ये अभी आपको उतना अच्छा से समझ नहीं आएगा। जब अलग अलग कॉस्टिंग का मेथड्स आप पढ़ोगे फर्दर सेमेस्टर्स में तो आप समझ पाओगे। बट अगर इस टाइप के क्वेश्चन देने के चांसेस है, जहां पे 3-4 तो आपको 5 मार्क्स में क्या करेगा, 3-4 तो एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा बताइए कौन सा इंडस्ट्री में कौन सा कॉस्टिंग यूज होगा। क्लियर है गाइस? तो ये प्यारा सा चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, जल्दी से ऐड हो जाओ और टेलीग्राम में, और वहां पे पीडीएफ ले लो। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए अब अगला दिन नया चैप्टर।